नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे बनारस की बयार, विपक्ष कितना असरदार। राजनीति का बड़ा दंगल बनारस में सज गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंगा मां ने बुलाया था, अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्हें मां ने गोद ले लिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री के समर्थक कहते हैं कि उनका वाराणसी सीट से चुनाव हारने का सवाल ही नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को बड़े अंतर से जीत दिलाने के लिए आधे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बनारस में डेरा डाल दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा सांसद मनोज तिवारी समेत तमाम दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ने प्रधानमंत्री को चुनौती देने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सपा सांसद डिंपल यादव के रोड शो के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। पीएल पुनिया समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने बनारस में डेरा डाल दिया है। विपक्ष के प्रत्याशी अजय राय सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भाजपा से शुरू हुई, लेकिन बाद में वो सपा और फिर कांग्रेस में चले गए। बनारस की सीट से 3 बार हार का सामना कर चुके हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं 2019 के वोटों का मार्जिन और यहां के जातिगत समीकरण। 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी महज 75,614 वोट पाकर तीसरे नंबर पर थे। 2,09,238 वोटों के साथ अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर थे। पीएम मोदी के खाते में 5,81,022 मत और निकटतम प्रतिद्वंदी केजरीवाल से 3,71,784 वोट से जीत मिली थी। 2019 में 1,95,159 वोट से सपा की शालिनी यादव दूसरे नंबर पर थीं। तीसरे नंबर पर अजय राय को 1,52,548 वोट मिले थे। पीएम मोदी ने सबको पीछे छोड़कर जीत का परचम लहराया था। बनारस में करीब 19.62 लाख मतदाता हैं। मतदाताओं में 10,65,485 पुरुष हैं, वहीं 8,27,328 महिलाएं हैं। 52,157 युवा पहली बार वोट देंगे। बनारस की आबादी में सबसे अधिक कुर्मी, भूमिहार, वैश्य, ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। 2 लाख वोटर कुर्मी और इतने ही वैश्य समाज के हैं। 1 लाख से अधिक भूमिहर और 3 लाख के करीब ब्राह्मण हैं। 3 लाख के करीब ओबीसी के मतदाता हैं। दलित मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद है। बसपा ने अतहर लारी को टिकट दिया है। बनारस में मुख्तार अंसारी की जेल में मृत्यु का प्रकरण भी अल्पसंख्यकों में एक मुद्दा है। ये गाजीपुर, घोसी, सलेमपुर तक छाप छोड़ रहा है। सपा से कांग्रेस का गठबंधन है। डिंपल ने रोड शो में तो अखिलेश ने जनसभा में समर्थन की अपील की है। इसके कारण भी अजय राय मजबूती से चुनाव लड़ते दिख रहे हैं। अब ऐसे में बनारस की जनता का दिल कौन जीतेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और निश्चित तौर पर देखिए, बनारस के बयार में मोदी वर्सेस अजय राय, आखिर कौन फतह करेगा इस बनारस को, ये सवाल तो है ही। दावे बहुत सारे आए हैं, लेकिन जब तक नतीजे सामने आएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात है जो समाजवादी पार्टी के कहते हैं ना अध्यक्ष भी हैं और सुप्रीमो कह लीजिए अखिलेश यादव, उन्होंने कुछ कहा था इस सीट को लेकर। क्या कुछ उन्होंने कहा था, पहले वो आपको सुनाते हैं। ये जोश हौसला इस बार परिवर्तन के लिए मतदान करने जा रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि यहां के लोग इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी को अपना एक एक वोट दे करके न केवल जिताने का काम करेंगे बल्कि रिकॉर्ड मतों से उन्हें जिताने का काम करेंगे। जो बाद में कहता था कि एक सीट पर लड़ाई में हैं हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं। देखिए, हॉट सीट कह लीजिए, हाई प्रोफाइल सीट कह लीजिए, लेकिन जो चेहरा यहां से जुड़ा हुआ है, जो प्रत्याशी जुड़े हुए हैं, वो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण
सीट होगी कि वाकई में आखिर यहां से कौन फतह करेगा। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक संबंध बताया वाराणसी से मां गंगा, और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने गोद ले लिया, मुझे लगता है एक वो उनका लगाव और जनता का समर्थन जो उनको पहले मिलता आया है रिकॉर्ड मतों से, वो जीत दर्ज करते आए हैं, एक वो और दूसरा अजय राय। तो ये कहना चाहिए कि कोई राजनीति का नया चेहरा नहीं है। अजय राय भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है लगातार। इस बार लेकिन कितना समीकरण बदलेगा, क्योंकि एक लाइन लेकर चली है भारतीय जनता पार्टी कि हम रिकॉर्ड मतों से इस जीत को, मतलब पीएम मोदी की जीत होगी यहां से, लेकिन क्या वो रिकॉर्ड मतों से जीत होगी या आम जीत होगी या फिर एक बड़ा बदलाव हो जाएगा। चर्चा पर चलेंगे सीधे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेश कुमार दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आलोक श्रोती हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे ही, क्यूटो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सर? बहुत संक्षेप में प्रश्न लेके चलूंगी ताकि फटाफट जवाब आ जाए। राखी जी, क्यूटो भी मिल रहा है, काशी का प्यार भी मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीट भी मिल रही है, और ये गाल बजाने वालों का विदाई का टिकट भी 4 तारीख की शाम को मिल रहा है। ठीक है राजेश जी, क्यूटो के साथ साथ, राजेश जी क्यूटो के साथ साथ 80 की 80 सीटें ले जाने की भी बात होने लगी अब यहाँ पे, और आप लोगों की विदाई मैं बड़े इस अंतिम चरण में देख रही हूँ। रिहाई, विदाई, पता नहीं कैसे कैसे शब्द आने लगे हैं। अब किसकी विदाई होगी ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, फिर मैं बताऊंगी उस दिन कि आखिरकार मुझे विदाई किसके लिए बोलनी है। खैर, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कितनी चुनौती मानते हैं इस सीट को। चुनौती तो निश्चित तौर पर देखिए, वो चेहरा ही ऐसा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, फर्क तो पड़ता है। देखिए राखी जी, ये फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि इस बार का चुनाव 2019 के चुनाव से अलग है। 2019 में नरेंद्र मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री मान करके चुनाव लड़ रहे थे, और जनता भी ये मान के चल रही थी काशी की कि हम प्रधानमंत्री को चुनने जा रहे हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से परिवर्तन की बयार आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की चल रही है, और दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी है और उत्तर भारत में हाफ हो चुकी है, उससे यह तय हो चुका है कि 4 जून को इस मोदी सरकार की विदाई है। इसलिए वहां प्रधानमंत्री और अजय राय के बीच में चुनाव नहीं है, बल्कि एक भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय जी के बीच में चुनाव है। अब यह मुकाबला जो है बराबरी का हो गया प्रत्याशी के चेहरे के तौर पर। अब जहां तक सवाल है, ये हमारी जो काशी की नगरी है बहुत ही न्यारी नगरी है। यहाँ का किया गया पाप और किया गया पुण्य दोनों अक्षय होता है। और जिस तरह से मोदी जी ने कभी 2014 में मां गंगा जी ने बुलाया, फिर अब कहना शुरू कर दिए मां गंगा ने गोद ले लिया, तो गंगा जी, माता गंगा जी ये देख रही हैं कि ये हमारे नाम पर किस तरह से काशी का बेटा बनकर के किस तरह से काशी के लोगों के साथ झूठ का सौदा हो रहा है। गंगा जी के सफाई के नाम पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन गंगा जी के सफाई के लिए जो बजट हुआ वो इनके मित्रों ने, गुजराती मित्रों ने उसको साफ कर दिया। इसलिए काशी की जनता में बड़ा आक्रोश है। इनके गलत नीतियों के कारण जो जीएसटी में इन्होंने बनारसी साड़ी पर जीएसटी लगाया, बनारसी पान पर जीएसटी लगाया, उसका यह नतीजा रहा कि वहां के लोगों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। इसलिए भी काशी के लोग विदाई का मन बना लिए हैं। तीसरी बात यह है कि जिस तरह से इन 10 वर्षों में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने चंद कामों के प्रति जो भी बजट इन्होंने अलॉट किए, उस बजट का उपयोग गुजराती मित्रों के हाथ में, सारे अवसर गुजराती मित्रों के हाथ में दे करके काशी वासियों को जिस तरह से उनके अधिकारों से, उनके अवसरों से वंचित किया गया, इसका भी वहां की जनता में आक्रोश है।
उसके बाद जिस तरह से औने पौने दाम पर और डबल इंजन सरकार की पुलिसिया डंडे के आधार पर किसानों को न चाहते हुए भी उनके जमीनों को जबरदस्ती लेने का काम किया गया, इससे भी वहां नाराजगी है। ठीक है। अब रहा सवाल कि आपने बताया, कुछ डाटा दिया जिस तरह से 2019 के चुनाव में जीत हार का अंतर रहा, 21 मतदाता ने कहा मत दिया। तो मैं आपको बता दूं कि आज इस परिवर्तन की बयार में जिस तरह से महालक्ष्मी योजना हो तो महिलाओं का आकर्षण, या युवाओं के लिए जिस तरह से 1 लाख प्रति वर्ष देकर के उनको युवाओं को, बेरोजगारों को मुकम्मल ट्रेनिंग की व्यवस्था, अप्रेंटिस की व्यवस्था, उसके बाद एक मुकम्मल नौकरी की व्यवस्था जिसमें कि पेंशन की भी व्यवस्था होगी। इन सारे कार्यक्रमों पर बहुत ही भरोसा जो है राहुल गांधी जी के चेहरे पर, इंडिया गठबंधन के चेहरे पर जनता का बढ़ा। इसके साथ साथ जिस तरह से संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, मैं बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के तमाम वो मतदाता जो विगत सन 1990 के दशक से बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट करते चले आ रहे थे, उसमें उसका एक बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो देखना दूर, लेकिन राहुल गांधी जी के इस संविधान की रक्षा की लड़ाई में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है। आलोक श्रोती जी, बनारस की जो बयार है, और मुझे वाकई में ऐसा लगता है इस बार जो 2 प्रत्याशी हैं, किस तरह से इस चुनाव को आप देखते हैं? क्या वाकई ये जो कहा जा रहा है कि पहले से इस बार के समीकरण बहुत अलग हैं, क्योंकि लड़ाई जो है वह एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के दोनों कैंडिडेट्स की है, या फिर पीएम मोदी तो हैं ही अपनी जगह पर, अजय राय को जहां तक देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि पिछली बार भी मौका था, लेकिन वो एक वोट कह लीजिए या उनकी हार कह लीजिए, फिर उसके बाद एक मौका उनको दिया जाना या मिलना, उसकी जो भी वजह हो पार्टी की, उन्होंने टिकट दिया। लेकिन वाकई में अभी वर्तमान स्थिति बनारस की सीट को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो बड़ी चुनौती थी प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो 2014 की थी कि पहली दफे वो उत्तर प्रदेश में आ रहे थे, और उनका द्वारा जो काम किया गया था गुजरात में, वही मॉडल लेकर वो यहाँ पे आए थे, और इसलिए उनको थोड़ा सा संशय था, इसलिए उन्होंने बड़ौदा सीट से भी चुनाव लड़ा था। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वागत किया खुले दिल से मोदी का, और आपने देखा कि मोदी बनारस के साथ प्रधानमंत्री बने। कोई भी प्रधानमंत्री, मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी को भी देखा, मैंने राजीव गांधी को बहुत करीब से देखा, अपने संसदीय क्षेत्र को जो है वो चमका देते थे। राजीव गांधी को हमने देखा अमेठी के पास, उन्होंने HAL कोरबा डिवीजन को लाए, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स को लाए, BHL को लाए, इंडस्ट्रियल एरिया उन्होंने जगदीशपुर में डेवलप किया, मालविका स्टील लाई, बहुत सारी इंडस्ट्री आई, लगी, कुछ बंद हो गई, ऐसे चलता ही रहता है, क्योंकि जब सरकारें रहती हैं तो अपना काम करते हैं। तो वही मौका 10 साल मोदी जी को मिला, और उन्होंने न केवल धार्मिक नगरी को एक बहुत बड़ा प्रस्थान बना दिया, जिस तरीके से आपने देखा कि काशी कलडोर जिस तरीके से बनाया गया, जो सज्जा हुई, उसकी वहां की जनता ने कभी सोचा भी नहीं था सपने में। और आपने रोड शो में देखा कि जिस तरीके से उनकी आरती उतारी जा रही थी, ऐसा भव्य शो हमने अपनी आंखों से कभी किसी नेता के लिए नहीं देखा। तो कुल मिला के देखने वाली बात यह है कि 2019 के बाद जो ये 2024 हो रहा है, मुझे लग रहा है कि 2014 सबसे मुश्किल था। 2019 में भी थोड़ी सी चुनौती थी, क्योंकि आप देख रहे कि उत्तर प्रदेश में 2 ही मुख्य विपक्षी दल है जिसको हम मानते हैं, बसपा और सपा, क्योंकि कांग्रेस का तो यहाँ अस्तित्व लगभग खत्म हो गया, केवल 1 ही सीट है, 2% इनके पास केवल बचे हैं वोट, परसेंटेज भी बहुत कम है। तो कुल मिला के ऐसी स्थिति में आप देख रहे कि बसपा का जो है वो इस बार गठबंधन नहीं हो पाया सपा से, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा विपक्ष के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए। तो ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने जितना वहां पे काम किया है, लोगों के लिए तमाम योजनाएं, तमाम भवन बनाए गए हैं, सड़कें बनाई गई हैं, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से फ्लाईओवर्स बने हैं, जिस तरीके से वहां पे रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल हवाई अड्डे का हुआ है, और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री एक सक्रिय और सक्षम व्यक्ति है, उन्होंने वहां पे काफी प्रसार किया है, उसका जनता वहां रिकॉग्नाइज करती है और उस बात को मानती भी है।
तो कहीं भी जनता, कोई भी जनता, चाहे रायबरेली की हो, उन्होंने जब श्रीमती इंदिरा गांधी को हराया था तब 1977 में, तो उसके बाद वहां पे देखा था कि काफी सेटबैक हुआ। बाकी जनता ने कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने अपने प्रधानमंत्री के स्तर के सांसद को हमने हरा दिया, और उसके अंत में आपने देखा कि रायबरेली की स्थिति वैसी नहीं रही जो एक समय श्रीमती इंदिरा गांधी की रही। तो कोई भी जनता बहुत समझदार होती है, वो ऐसे व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री स्तर के हैं उनको कभी भी हराने की कोशिश नहीं करती है, और हमको उम्मीद है कि इस बार आराम से नरेंद्र मोदी जो है बनारस की सीट को निकाल ले जाएंगे। ठीक है, निश्चित तौर पर देखिए बात, क्योंकि मैंने इसीलिए शुरुआत में ही कहा वो चेहरा ही ऐसे हैं, वो व्यक्तित्व भी ऐसा है कि यहां से भी कुछ कहा नहीं जा सकता। बट ठीक है, जहां तक कांग्रेस का मानना है कि इस बार लड़ाई एनडीए वर्सेस गठबंधन है, दूसरा जनता तमाम चीजों को देख रही है, तो मुझे लगता है ठीक है, जो भी फैसला होगा उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, क्योंकि बीजेपी इस चीज पर फोकस कर रही है कि और ज्यादा इस चीज को हम बढ़ाएंगे। मतलब पिछली बार 5,81,000 मत उनको मिले थे, तो इस बार उनको लगता है कि शायद उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, तो एक रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। लेकिन यदि इतने पे ही रुकते हैं या इससे नीचे भी आते हैं, तो भी मुझे लगता है अजय राय का जो ग्राफ है वो ये होगा कहीं ना कहीं गठबंधन का, कि हाँ, जनता ने एक मौका जैसा तो दिया, ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नकार दिया गया वहां पे चीजों का, बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे। विवेक जी, ठीक है, एक बात तो ये निकलती है कि ठीक है, अब इसका नतीजा क्या होगा ये हमें 4 जून को पता चलेगा, लेकिन लगातार क्योंकि पीएम मोदी हैं, एक दुलार है, उनका अटैचमेंट हो सकता है, पब्लिक का अटैचमेंट हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी आई हैं कि ठीक है, बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, लेकिन जितनी बार जनता ने मौका दिया, उन लोगों से क्या मिलने जाते हैं, एक सांसद के रूप में उनके बीच चले जाना, उनकी समस्याओं को सुन लेना, या उस जगह के लिए बहुत कुछ कर देना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए राखी जी, बनारस ने नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो विकास देखा है वो आजादी के बाद से अब तक नहीं देखा। चाहे वो रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो, चाहे हवाई अड्डे का कायाकल्प हो, चाहे बनारस की सड़कों का कायाकल्प हो, चाहे काशी की कॉरिडोर का कायाकल्प हो, कि इतने विकास बनारस ने एक साथ कभी नहीं देखे। चाहे घाटों का कायाकल्प हो, और वहाँ बहुसंख्यक समाज को खूब कायदे से मालूम है, उसका एक वोट श्रृंगार गौरी की पूजा शुरू करा सकता है, काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार करा सकता है, और पता नहीं क्या क्या कर सकता है। हमारी चुनौती नरेंद्र मोदी की जीत नहीं है, हमारे लिए चुनौती नरेंद्र मोदी का पिछले बार के से ज्यादा अंतर से जीतना है। हम उसको लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बाकी रही बात अजय राय की, तो अजय राय से ज्यादा इनके पास कोई हारने वाला कैंडिडेट नहीं है, और न तो हर बार लगातार चुनाव हारता हो, इनके पास कोई है ही नहीं प्रत्याशी लड़ाने के लिए। तो अजय राय कुछ महारत हासिल हारने में, तो लड़ेंगे। हमारी चुनौती ना अजय राय, ना हमारी चुनौती इंडी गठबंधन है। हमारा टारगेट है कि पिछली बार से कितने और ज्यादा अंतर से नरेंद्र मोदी जी को जिता करके दिल्ली भेजें। हमारा लक्ष्य, हमारी चुनौती सब कुछ ये। ठीक है, एक बात मुझे राजेश जी आपसे पूछनी है, बसपा का जो फैक्टर यहाँ पर है, जो कैंडिडेट है, मैं ये तो नहीं कह रही कि देखिए, मैं किसी कैंडिडेट को, किसी पार्टी को कभी नहीं कहती किसका बहुत जनाधार है, किसका कम होगा, ज्यादा होगा, लेकिन एक बात यहाँ पे भी चली है, जो जातिगत समीकरण है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए तो आप कभी भी चले जाइए, बात ही अलग रही है। यहाँ पे एक बात ये भी आ रही है कि बसपा ने जिस तरह से अतहर लारी को टिकट दिया है और मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से डेथ हुई थी, तो ये अल्पसंख्यकों में एक बड़ा मुद्दा है। क्या इसका कोई आप एक असर देखते हैं? देखिए राखी जी, यह एक समझदारी का विषय है। इनको, भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि हम बसपा को अपना बी टीम बना करके अपना हित साध लेंगे। वो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा जो है अवसर साबित हो रहा है। उसका कारण यह है कि बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में चुनाव न लड़ते दिखना, उनके मतदाताओं में बसपा के प्रति मोह भंग होना, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी द्वारा दिए गए संविधान की रक्षा की भावना उनके अंदर जागृत होना, ये इंडिया गठबंधन के मजबूती का विषय बन गया है। और वही कारण है कि आज जिस तरह से जनता इस परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ रही है, उसमें
बहुजन समाज पार्टी को, जैसा कि मैंने बताया, विगत 3 दशकों से अधिक समय से जो परंपरागत मतदाता बन गए थे, वो भी बहुत तेजी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम चरण के चुनाव में मत देखे गए। और काशी जी में हम लोगों ने चुनाव कैंपेन के दौरान देखा कि काशी जी में भी ये मतदाता एकदम पूर्ण मनोयोग से मन बना लिए हैं कि हमें काशी पुत्र अजय राय जी को जिताना है, और जनता काशी की स्वतः अजय राय के पक्ष में चुनाव लड़ रही है। इस पर आप भरोसा रखें, और 4 जून को जब परिणाम आएगा तो आपको दिखेगा कि मोदी जी और उनकी टीम भ्रम में थे। ठीक है, आने वाले समय की बात है, क्योंकि समय की सीमा है। बहुत जल्दी से आलोक जी, ये फैक्टर कितना काम कर सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों में एक ये मुद्दा है, मुख्तार अंसारी के डेथ का जो प्रकरण आया था, और गाजीपुर, घोसी, सलेमपुर तक ये छाप भी छोड़ रहा है। इसका इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी जो है कोई बहुत बड़े समाज सेवक नहीं थे। उनके कारनामे पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। वो एक बाहुबली थे, माफिया थे, ये बात सबको वर्णित है, और कई केसों में कन्विक्टेड थे, उनको सजा हो गई थी। इसलिए अब जनता यहाँ की जागरूक हो गई है। वो इस तरीके से माफियाओं पे और नेताओं, बाहुबलियों पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करती। उसको विश्वास है अपनी प्रगति पे। यहाँ हम लोग जैसे हैं, उनको देखने का इंटरेस्ट ये है कि आप देखिए, नेहरू जी ने 3 चुनाव लगातार जीते थे। 52 में जीता, 57 जीता और 62 में जीता। तो हम लोग ये देखना चाह रहे हैं, क्या मोदी जो है लगातार 3 चुनाव जीत सकते हैं? जबकि वहां पे नेहरू जब हुए थे, देश आजाद हुआ था, उस समय की जो कांग्रेस की स्थिति थी तो वो अलग थी। लेकिन आज के वर्तमान में भी स्थितियां बदल चुकी है। ऐसे में हम लोग का पूरा इंटरेस्ट ये है, क्या एक व्यक्ति 3 बार लगातार चुनाव जीत सकता है, वो भी प्रधानमंत्री के कैंडिडेंशियल जैसे क्रेडिडेंशियल रखता हो अपने पास? तो बहुत बड़ा होगा। 1 तारीख पे सब लोग की दिखाई बनी रहेगी, और 4 जून को जो है इसका जब खुलासा होगा, जो ईवीएम खोलेंगी, तब हम लोग देखेंगे कि हाँ, एक ऐतिहासिक जीत देखने को शायद मिल सकती है हम लोग को। शायद क्या पूरी मिलेगी, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमने बहुत से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को देखा है, प्रधानमंत्री कैंडिडेट्स को देखा है, वो अपने क्षेत्र में कभी नहीं हारे हैं। उन्होंने इतना काम कर देते हैं पिछले 10 साल में कि आपको वो उसका जो है वर्षों तक उसका नतीजा आपको मिलता रहता है। तो कुल मिला के हमको लग रहा है ये एक ऐतिहासिक जीत होगी। बिल्कुल, कुछ कह रहे हैं राजेश जी? थोड़ा जल्दी से सर, समय हो गया। जी राखी जी, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं, इसलिए कि थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने बताया, या काशी कॉरिडोर की बात बताया विकास के नाम पर, लेकिन अभी आपने रायबरेली या अमेठी की चर्चा किया, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी या राजीव गांधी जी की भी चर्चा किया। तो मैं आपको बता दूं, जनता की अपेक्षा प्रधानमंत्री के हैसियत के अपने सांसद से ये सामान्य चीजों को लेकर नहीं होती। जनता की जो अपेक्षा होती है वो ये होती है कि देश के कोने कोने से किस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट को ला करके हमारा प्रधानमंत्री हमारे क्षेत्र में कल कारखाने लगा रहा है, जिससे कि यहाँ के क्षेत्र में उत्पादन के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से अवसर मिले, और क्षेत्र में रोजगार का अवसर बढ़े। तो रोजगार के अवसर पर 10 वर्षों में मोदी जी को अगर नंबर देना हो तो 0 नंबर मिलेगा। और इसीलिए जो 52,52,000 से अधिक मतदाता जो पहली बार मत देने जा रहे हैं, उनकी पहली पसंद इंडिया गठबंधन है। और तमाम वो युवा। राजेश जी, बनारस को अब क्या होगा, कौन जीरो है और कौन हीरो है, ये हम 4 तारीख को देखेंगे। फिलहाल समय हो गया है। अब सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, दिग्गजों का जनसैलाब तो है बनारस में। आधा केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो डेरा डाला हुआ है, विपक्ष पूरी ताकत झोंक रहा है। कहीं ना कहीं एक हॉट सीट होने के साथ साथ चेहरे जो दोनों हैं, मैं फिर एक बार कहूंगी कि पीएम मोदी वर्सेस अजय राय, इसको किस तरह से आप ले सकते हैं, ये सोचने वाली बात होगी। क्या नतीजा होगा हमारे और आपके सामने 4 जून को होगा। फिर देखते हैं कि आखिर काशी में बम बम किसका हो रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।